विद्यार्थियों, बीए बीएड फर्स्ट ईयर का अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन में हमारा शिक्षण और अधिगम चल रहा था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अधिगम प्रक्रिया के पक्ष के बारे में चर्चा की थी कि अधिगम प्रक्रिया के पक्ष होते हैं, वो 4 पक्ष होते हैं: आवश्यकता, तत्परता, परिस्थिति और अंतःक्रिया। यानी अधिगम कब होता है? अधिगम आवश्यकता होने पे होता है, और जब अधिगम होता आवश्यकता होती है तो हम किसी कार्य को तत्परता के साथ करते हैं, और परिस्थिति के अनुसार अधिगम होता है। परिस्थिति के अनुसार ही हम क्या करते हैं? अधिगम करते हैं, और फिर अंतःक्रिया इसमें होती है। तो अधिगम प्रक्रिया का जो पक्ष है वो आवश्यकता, तत्परता, परिस्थिति और अंतःक्रिया के साथ होता है। शिक्षक बालक के अधिगम उत्पन्न नहीं करता, किंतु अधिगम की प्रक्रिया बालकों को सहायता प्रदान करता है। शिक्षक बालक में अधिगम उत्पन्न नहीं करता, क्या करता है? अधिगम की प्रक्रिया में बालकों को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। अधिगम छात्रों से संबंधित मानसिक प्रक्रिया है और शिक्षण अधिगम में सहायता पहुंचाने वाला बाह्य प्रक्रम है। ये हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी। B.S. ब्लूम के अनुसार शिक्षण की क्रियाओं और विधियों, व्याख्याओं, गृह कार्यों, वाद विवाद आदि का जो उद्देश्य होता है वो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को विकास करना होता है। शिक्षण और अधिगम को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताए गए हैं। दोनों का एकीकृत संबंध होता है, दोनों ही गत्यात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं होता। ये सब चर्चाएं हमने इससे पहले वाले वीडियो में की हैं। आज हम शिक्षण एवं अधिगम में तुलनात्मक अंतर के बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षण एवं अधिगम का तुलनात्मक क्या अंतर होता है। तो देखिए, एक सारणी टेबल बनी हुई है। शिक्षण एक तरफ लिखा हुआ है, शिक्षण, दूसरी तरफ अधिगम। तो देखिए, शिक्षण में अधिगम निहित होता है। यानी शिक्षण में क्या होता है? अधिगम निहित होता है। अधिगम होने में शिक्षण की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। यानी अधिगम के लिए शिक्षण की अनिवार्यता नहीं है। यानी जहाँ अधिगम होगा वहाँ शिक्षण है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम होना आवश्यक है। तो क्या हो गया? शिक्षण में अधिगम निहित होता है, जबकि अधिगम होने में शिक्षण की अनिवार्यता नहीं होती। दूसरा है, शिक्षण में शिक्षक व छात्र दोनों का सहयोग, अंतःक्रिया आवश्यक है। यानी शिक्षण में शिक्षक व छात्र दोनों का सहयोग व अंतःक्रिया आवश्यक है, जबकि अधिगम में शिक्षक की अनुपस्थिति में अधिगम संभव है। यानी शिक्षण क्रिया में क्या होगा? शिक्षक व छात्र दोनों का सहयोग, यानी दोनों की अंतःक्रिया आवश्यक है शिक्षण में तो, लेकिन अधिगम में शिक्षक की उपस्थिति हमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शिक्षक नहीं होगा तो भी अधिगम होगा। तीसरा है, शिक्षण कक्षा आधारित होता है। शिक्षण कक्षा में आधारित होता है, और अधिगम का क्या है? अधिगम कक्षा एवं अनुभव व्यवहार पर आधारित होता है। अधिगम कक्षा में भी हो सकता है, अनुभव से और व्यवहार पर आधारित होता है। चौथा है, शिक्षण क्रिया जीवन की अल्पावधि तक चलती है। शिक्षण क्रिया है वो जीवन की अल्पावधि तक चलती है। यानी शिक्षण क्रिया का टाइम होता है। अधिगम क्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है। यानी शिक्षण क्रिया जीवन की अल्पावधि होती है, क्योंकि बालक कब तक पढ़ता है? 20, 22, 25 साल तक। लेकिन अधिगम है वो है जन्म से लेकर मृत्यु तक की क्रिया है। शिक्षण क्रिया वैयक्तिक एवं सामूहिक होती है। यानी सामाजिक पक्ष भी होता है शिक्षण क्रिया में, और सामूहिक भी होती है। और अधिगम व्यक्तिक होता है, यानी व्यक्तिगत पक्ष होता है, इसमें कोई सामाजिक पक्ष नहीं होता। अधिगम व्यक्ति का व्यक्तिगत पक्ष होता है, और शिक्षण क्या होता है? सामूहिक भी होता है और व्यक्तिक भी होता है, यानी सामाजिक पक्ष भी इसमें जुड़ा हुआ होता है। किसमें? शिक्षण में। अगला चलिए, शिक्षण मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षण मनोविज्ञान एवं शिक्षण सूत्र व सिद्धांतों पर आधारित होता है। शिक्षण है ये मनोविज्ञान एवं शिक्षण सूत्रों पर आधारित होता है। अधिगम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो देखिए, शिक्षण है वो मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षण सूत्रों पर आधारित होता है। अधिगम क्या होता है? केवल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। शिक्षण
सैद्धांतिक पक्षधर होता है, यानी बाह्य प्रक्रम होता है। यानी शिक्षण है वो सैद्धांतिक पक्षधर होता है, ये एक बाह्य प्रक्रम होता है। और अधिगम क्या होता है, व्यवहारिक पक्षधर होता है, और ये आंतरिक प्रक्रम होता है, अंतर से आंतरिक रूप से सीखता है व्यक्ति। शिक्षण का क्षेत्र होता है वो संकीर्ण होता है, शिक्षण का जो क्षेत्र होता है वो संकीर्ण होता है, जबकि अधिगम का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। शिक्षण का क्षेत्र संकीर्ण और अधिगम का क्षेत्र व्यापक। शिक्षण बुद्धि स्तर पर आधारित नहीं है, अधिगम बुद्धि स्तर पर आधारित है। शिक्षण है ये बुद्धि स्तर पर आधारित नहीं होता, जबकि अधिगम क्या होता है, बुद्धि स्तर पर आधारित होता है। जितनी ही अधिक बुद्धि होगी उतना ही अधिक अधिगम होगा, जितनी कम बुद्धि होगी उतना ही कम अधिगम होगा। तो शिक्षण बुद्धि स्तर पर आधारित नहीं है। शिक्षण बुद्धि स्तर पर आधारित नहीं है, क्योंकि शिक्षा सभी को समान रूप से मिलती है, लेकिन ग्रहण व्यक्तिक रूप से की जाती है। जिसके पास अच्छी बुद्धि है वो अच्छा ग्रहण करेगा, और जिसके पास निम्न बुद्धि है वो कम ग्रहण करेगा। इस प्रकार से शिक्षण एक औपचारिक परिस्थिति है, अधिगम औपचारिक एवं सहज संयोगी परिस्थिति है। तो शिक्षण क्या है, एक औपचारिक परिस्थिति है, और अधिगम क्या है, औपचारिक एवं सहज दोनों परिस्थिति है। शिक्षण में शिक्षक शिक्षा बेचने वाला यानी शिक्षक कर्ता होता है। अधिगम में शिक्षार्थी शिक्षा खरीदने वाला यानी अधिगम कर्ता होता है। शिक्षण कार्यपरक शब्द है, शिक्षण क्या है, कार्यपरक शब्द है, और अधिगम क्या है, उपलब्धि सूचक शब्द। यानी शिक्षण में कार्य होता है और अधिगम में व्यक्ति सीखता है। तो शिक्षण कार्यपरक शब्द माना गया और अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द माना गया है। शिक्षण में परिवर्तन व संशोधन किया जा सकता है। शिक्षण सामग्री, विधि, प्रविधि में परिवर्तन, लेकिन अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान में वृद्धि, है ना। तो शिक्षण में परिवर्तन व संशोधन की, शिक्षण में क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, विधि प्रवृत्ति का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अधिगम में क्या है, केवल वृद्धि की जा सकती है, या व्यवहार में परिवर्तन या ज्ञान में वृद्धि होती है। शिक्षण द्वारा शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षण द्वारा शिक्षार्थी का संपूर्ण या सार्वजनिक विकास होता है। अधिगम शिक्षार्थी के सार्वजनिक विकास हेतु एक अंग है। अधिगम क्या है, शिक्षण शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास का एक अंग माना गया है। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षण एवं अधिगम का तुलनात्मक अंतर है उसको हमने स्पष्ट किया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।